बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में आपको ये बताएंगे कि जो फैज़ाबाद नज़रसानी केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, इस बेंच तश्कील की जो असल कहानी है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि कल जब हमने ये एक्सक्लूसिव ख़बर शेयर की तो बहुत सारे फॉलोअर की तरफ से, बहुत सारे सब्सक्राइबर की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि ये तो चीफ साहब ने हम ख्याल बेंच तश्कील दे दिया है। तो ये हम ख्याल बेंच तश्कील देने की जो असल कहानी है उसकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में अखाड़ बिछाड़ हुई है, नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उनकी डिटेल, और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, अदालती महाज पर जो दीगर अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो 4 अफसरान की जो कि सुप्रीम कोर्ट में थे, उनकी खिदमात को लाहौर हाई कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट को और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को वापस की गई हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाजरीन, आमिर सलीम राना साहब जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट की जो लोअर जुडिशरी है उसमें वो जुडिशल ऑफिसर थे, डेपुटेशन पर उनकी खिदमात को हासिल किया गया था। आज 22 सितंबर का नोटिफिकेशन जारी करके उनकी जो खिदमात थी डेपुटेशन पर, वो लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई। इसके साथ साथ जो मोहम्मद अवैस साहब थे, डिप्टी रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी लाहौर जुडिशरी से लिए गए थे डेपुटेशन पर, उनकी खिदमात को भी वापस कर दिया गया। और इसी तरीके से मुनव्वर अली सोमरू साहब सिंध हाई कोर्ट से बतौर जुडिशल ऑफिसर उनकी खिदमात हासिल की गई, डिप्टी रजिस्ट्रार के अहदे पे यहाँ पे खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें भी वापस कर दिया गया, रिपैट्रिएट कर दिया गया। इसी तरीके से मोहम्मद अकरम साहब जो कि सीनियर ऑडिट ऑफिसर थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी खिदमात ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ऑफिस को वापस कर दी गई हैं। तो ये 4 जो खिदमात वापस की गई हैं डेपुटेशन अफसरान की, उनके पेरेंट डिपार्टमेंट्स को रिपैट्रिएट किया गया है। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है, उनकी जानिब से नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया है। अब ये हमारी एक और ख़बर की तस्दीक है जो हमने आपके साथ शेयर की थी कुछ दिन पहले कि ये जितने भी डेपुटेशन पे अफसरान हैं, इनकी फ़ेट क्या ये सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इनकी खिदमात को कंटिन्यू रखा जाएगा, ये फ़ैसला नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब करेंगे। तो आज ये 4 अफसरान की खिदमात को वापस कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इन ओहदों पर किन अफसरान को लाया जाता है, किसी को इजाफी चार्ज दिया जाता है, या जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची है, लाहौर है, कोयटा है और खैबर पेशावर है, वहाँ से जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के अफसरान हैं उन्हें यहाँ पे ला के, या जो प्रिंसिपल सीट पे जो ऐसे अफसरान हैं जिसमें शेर अफगन साहब भी हैं, वो भी अहलियत रखते हैं, सीनियर ऑफिसर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और भी 1-2 अफसरान हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ से तैनाती होती है इन ओहदों पे, यहाँ पे दीगर रजिस्ट्रियों से सीनियर अफसरान को यहाँ पे ला के जो है इन ओहदों पे जो है वो अकोमोडेट किया जाता है। एक तो ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा ने कल एक दरख्वास्त दी थी जो FIA की जानिब से उनको नोटिस किया गया था कि चूँकि मामला, उन्होंने ऑडियो लीक का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, तो लतीफ़ खोसा साहब ने जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज बाबर सत्तार साहब ने समाअत की है, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आपके पास मामला ज़ेर इल्तवा है और आपके पास केस होने के बावजूद FIA ने जो है वो वॉइस मैचिंग के लिए दोबारा से नोटिस जारी किया है बुशरा बीबी साहिबा को। तो अगर ये सारा मामला FIA इसके ऊपर इंक्वायरी जारी रखती है तो हमारा तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि केस का फ़ैसला होने तक FIA के नोटिस को सस्पेंड कर दें, मुअत्तल कर दें। तो बाबर सत्तार साहब ने FIA का वो नोटिस जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, और इस मामले पे जो नोटिस किया गया था अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को, उनसे FIA से जो है वो जवाब तलब कर लिया है। एक तो नाज़रीन अदालती महाज पे डेवलपमेंट ये हुई है। इसके अलावा सादिक संजरानी साहब, जिनके भाई राज़िक संजरानी का पिछले दिन भी मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया था, उस पर यह हुआ है कि फ़ैसला जो है बाबर सत्तार साहब ने महफूज कर लिया है, लेकिन जो राज़िक संजरानी साहब ने तौहीन अदालत में जो माफ़ी मांगी है, जो जवाब जमा करवाया है, उसमें यह कहा गया है कि वो एक कंपनी के मुलाजिम थे और उन्हें उस कंपनी के MD होने के नाते जो है वो 22 ग्रेड के ऑफिसर का जो घर है वो अलॉट किया गया, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो छोटे थे या 22 ग्रेड का घर अलॉट उनको हो नहीं सकता था। तो MD कंपनी का होने के नाते, सेंडिंग कंपनी का MD होने के नाते 22 ग्रेड का घर जो है, सेक्रेटरी का जो घर है 22 ग्रेड के सेक्रेटरी का, वो अलॉट करवा सकते थे, क्योंकि उनका जो मनसब है, जो ओहदा है,
वो एक सेक्रेटरी के 22 ग्रेड के बराबर था। इस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि और भी हुकूमत की कंपनियां हैं, उसमें से जितने भी कंपनियां हैं उसमें से कितने जो उनके एमडी हैं या जो उनके चेयरमैन हैं या जो सीईओ हैं, कितनों को इस तरह के जो 22 ग्रेड का सरकारी ऑफिसर है उसका घर जो है वो अलॉट किया गया है। और बाबर सत्तार साहब ने यह भी कहा कि कंपनी के मुलाजम ने एक सेक्रेटरी का घर जो है वो रखा गया है। और फिर पूछा, इस केस में जो वकील थे राज़िक संजरानी साहब के, उनसे पूछा कि क्या आप जो के पास 22 ग्रेड का घर है, क्या आप उस पर नज़रसानी करना चाहते हैं या फिर अदालत जो है वो ऑर्डर पास करे। तो पीर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और इस केस का फैसला क्या आया कि जो राज़िक संजरानी साहब की माफ़ी है एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, या फिर पीर को अदालत फैसला करने जा रही है। अच्छा, ऑडियो लीक के हवाले से नाज़रीन एक और भी खबर है, अगर हमारे पास वो आ जाती है तो वो भी अभी ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लेंगे। कल रात सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील को गिरफ़्तार किया गया एफआई की जानिब से। आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी साहब की अदालत में पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से, एफआई की जानिब से उनके 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई कि हमने खालिद जमील साहब से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बरामद करनी है, रिकवर करनी है, तो हमें 10 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो जज साहब ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया और महफूज करने के बाद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है खालिद जमील साहब का। और जो उनके वकील थे जहांगीर जदून साहब और नवीद मलिक साहब, उनका ये कहना था कि ये जो गिरफ़्तारी एक सहाफ़ी की हुई है एफए की तरफ से, ये जो SOPs बनाए थे अतर मिनल्ला साहब के दौर में जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ करते थे, उन SOPs की एफआई ने वायलेशन करके खालिद जमील साहब को गिरफ़्तार किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की गई। तो लिहाजा जिस्मानी रिमांड देने के बजाय आप इनको केस से डिस्चार्ज करें, लेकिन जज साहब ने जो है वो डिस्चार्ज नहीं किया, 2 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है, शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म ऑफिस, वजारत दाखिला और वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब कर रही है। जैसे बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। जवाब दें किस एजेंसी के पास शहरियों के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल रिकॉर्ड की सलाहियत मौजूद है। वफाकी हुकूमत के किसी डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट में अदालती सवालात का जवाब नहीं दिया। अदालत फ़िलहाल तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए रिपोर्ट जमा कराने का एक और मौका दे रही है। वफाकी हुकूमत और मातहत इदारे अदालती सवालात के जवाब पर मुश्तमिल नई रिपोर्ट जमा कराएँ अदालत, वरना बसूरत दीगर यानी इंटेलिजेंस एजेंसियों और टेलीकॉम ऑपरेटर से बराह रास्त जो है इस मामले पर जवाब तलब करेगी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी भी अपनी नज़रसानी शुदा रिपोर्ट जमा कराए। PTI बताए कि कानूनी मकासद के लिए फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग का अख्तियार किसके पास है। बताया जाए कि फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त का फ्रेमवर्क और मैकेनिज़्म क्या होता है। PTI ने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल रिकॉर्डिंग की इजाज़त देने की हदायत जारी की। PTI की ऐसी हदायत और लाइसेंस फरामी की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई जाएँ। तो ये 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे बाबर सत्तार साहब ने जो है वो हुकूमत से और वज़ीर आज़म से और मुतल्लिका इदारों से जो है वो तलब की हैं। अब आ जाते हैं जो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो है वो बेंच तश्कील दिया गया है। 3 रुकनी बेंच में सरबराह हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जब ये हमने ख़बर ब्रेक की तो बहुत सारे दोस्तों ने आज भी सवालात किए, कल भी सवालात पूछे रहे जब ये ख़बर हमने आपके साथ ब्रेक की कि ये अचानक से काजी फ़ाइज़ साहब ने केस को समाअत के लिए क्यों मुकर्रर कर दिया। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब ने अचानक से ये फैज़ाबाद धरना नज़रसानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए क्यों मुकर्रर किया। इसमें एक ISI की अपना वजारत दिफा की नज़रसानी की दरख्वास्त है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़रसानी की दरख्वास्त है, पैमरा की नज़रसानी की दरख्वास्त है, PTI की नज़रसानी की दरख्वास्त है, शेख रशीद की है, MQM की है और मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक साहब की जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त है। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी तेज़ी के साथ अचानक से काजी फ़ाइज़ साहब ने इस नज़रसानी की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, आप भी सवाल पूछें कि जब ये फरवरी 2018 में 19 में इस केस का फ़ैसला सुनाया गया, उस वक्त से लेकर आज 4 साल हो चुके हैं, तो इस नज़रसानी की दरख्वास्त को जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे, आसिफ सईद खोसा थे उस वक्त, उसके बाद गुलजार साहब आए और बंदियाल साहब आए, उन्होंने इस नज़रसानी की दरख्वास्त को क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। यानी 4 साल के बाद एक नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। इदारों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को चैलेंज किया गया था। अब 4 साल के बाद अगर वो नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, तब भी लोग कह रहे हैं कि देखें बड़ी जल्दी लगा दी, बड़ी अचानक लगा दी। तो ये तो सवाल बनता ही नहीं है। 4 साल के बाद क्या, जब आपने ये रूल्स में लिख रखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा
उसमें 30 दिन के अंदर, यानी फ़ैसला सादिर करने के बाद 30 रोज़ के अंदर आप नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे और 30 रोज़ के अंदर अगर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं करते तो फिर आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिमिटेशन लगा रखी है, 30 दिन की मोहलत दे रखी है, तो फिर ये सवाल भी तो बनता है ना, फिर 30 दिन के अंदर अंदर जब वो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई तो क्या ये लिमिटेशन भी नहीं होनी चाहिए कि जब नज़रसानी की दरख्वास्त आ जाए तो आप उसे फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कराएं। यानी लिटिगेंट्स के लिए तो 30 दिन की मियाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो नज़रसानी की दरख्वास्त सालों तक ना लगे तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछा है तो उसका जवाब नहीं आएगा, तो ये तो सवाल बनता नहीं है, बल्कि इस पर तो अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर ये कहा गया कि ये काजी साहब ने हम ख्याल बेंच बना दिया। पहले तो आप ये देखें कि इस बात को नुक्ते के समझने की ज़रूरत है कि ये वो फ़ैसला था जिसकी वजह से काजी फ़ाइज़ साहब को एक रेफरेंस का, एक बेरहम रेफरेंस का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ एक बेरहम रेफरेंस का सामना करना पड़ा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने भी जो है वो जवाबदेह होना पड़ा। तो ये जो मामला है, इसमें जो हम ख्याल बेंच बनाने की बात की जा रही है कि ये जो हम ख्याल बेंच बना दिया है, इसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आज अगर चीफ जस्टिस बन गए हैं काजी फ़ाइज़ साहब, तो सवाल तो उनसे पूछें। ये तो 2 रुकनी बेंच था ना जिसको हेड कर रहे थे मुशीर आलम साहब, और उसमें काजी फ़ाइज़ साहब दूसरे जज थे, ऑथर जज हैं, उन्होंने जजमेंट लिखी है। पहले तो उन जजेस से सवाल पूछें जिन्होंने नज़रसानी नहीं लगाई थी। एटलीस्ट मैं आपको एक और चीज़ भी शेयर कर दूँ कि जब ये नज़रसानी की दरख्वास्तें आई थी तो एक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को ये जो हमारे राइट हैंड पे सुप्रीम कोर्ट का बागीचा है वहाँ पे लेके गए थे, और वो नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से उन्होंने काजी साहब से कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें कहा था कि आप हाथ हल्का रखें, नज़रसानी की दरख्वास्तों को सुने और इसमें रिव्यू कर लें जो आपने ऑब्जर्वेशन दी हैं इदारों के हवाले से, फ़ौज के इदारों के हवाले से, यूनिफॉर्म इदारे के हवाले से या दीगर इदारों के हवाले से नज़रसानी कर लें और हम इस नज़रसानी को समाअत के लिए लगा देते हैं। लेकिन तो उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा था कि मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, मेरा एक फ़ैसला है, उस पर जब नज़रसानी आएगी, बेंच बनेगा, तब देखेंगे। उससे पहले मुझसे कोई कंसेंट किस लिए ली जा रही है, मेरी राय क्यों ली जा रही है? तो उसके बाद फिर वो नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं लगी थी। चलें, इसको नहीं लगाया गया, जो आज हम ख्याल बेंच का सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ऐसा कर लेते कि मुशीर आलम साहब तो 2020 में या 21 में रिटायर्ड हो गए थे, मैंने तारीख नहीं निकाली, जब रिटायर्ड हो गए थे, आज जिनको हम ख्याल के बेंच के ऊपर एतराज़ है, पहले तो ये हम ख्याल बेंच नहीं है, ये वो जज साहबान हैं जो आइनी जो एक रवायात हैं, आइनी असूल हैं, बल्कि यूँ कह लें कि आइन के ऊपर जो है वो जो बिलीव रखते हैं, यकीन रखते हैं, आइन और कानून के ऊपर जो उनका अपना हल्फ है उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब इसमें जो हम ख्याल बेंच बनने की अंदरूनी कहानी, उस पर आने से पहले अगर ये नज़रसानी की दरख्वास्त उस वक्त लग जाती जब मुशीर आलम साहब मौजूद थे, उस वक्त लगा देते, 2 रुकनी बेंच ही बनता, मुशीर आलम साहब के सामने लगता, काजी फ़ाइज़ साहब होते, तब क्यों नहीं लगाई? जिनको आज हम ख्याल बेंच का सवाल जो है वो बड़ा जो है वो तंग कर रहा है। या फिर उस वक्त लगा देते जब मुशीर आलम साहब रिटायर्ड हो चुके थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद तो काजी साहब अकेले थे, तो कोई भी बेंच बना के लगा देते, ऑथर जज को उसमें शामिल कर लेते, जिस तरीके से हुबाडा बस्टर्ड केस में हुआ था, तलोर के शिकार के केस में हुआ था। उसमें काजी फ़ाइज़ साहब ने एक नोट में लिखा था कि ये बेंच क्यों बन गया, ऑथर जज भी उसमें था, उसमें कोई 3 रुकनी बेंच था, उसमें जबादत ख्वाजा साहब रिटायर्ड हो गए थे, दोस्त मोहम्मद खान साहब को शामिल करने के बाद उसमें सिर्फ अपना साकिब निसार साहब पहले 3 रुकनी बेंच के हेड बने थे, लेकिन उन्होंने खुद से ही ऑर्डर कर दिया, बाकी जजेस को उसमें शामिल नहीं किया, हालांकि 2 जजेस तो उसमें मौजूद थे, उनकी अक्सरियत के साथ फैसला होना था, लेकिन उसकी कंसेंट लिए बगैर, और गालिबन उसमें दोस्त मोहम्मद खान साहब को भी शामिल नहीं किया था। लार्ज बेंच बना के वो तलोर वाला केस, बड़ा बस्टर्ड वाला केस जो है वो रिव्यू कर दिया था। तो इसमें बात यह है कि ये जो बेंच बना है, जो असल मैंने खबर आपके साथ शेयर करनी है, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम ख्याल बेंच बना दिया, हम ख्याल बेंच बना दिया, छोड़ें मेरी बातों को, ये बताएं कि ये बेंच बना कैसे है। आप लोगों को पता है कि बेंच कैसे बना है? ये काजी फ़ाइज़ साहब ने बेंच नहीं बनाया। ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त 28 सितंबर को समाअत के लिए लगी है, और यहाँ पे कुछ और दोस्त ये भी बात कर रहे हैं कि उसमें तो देखें जी, जिन जिन की नज़रसानी की दरख्वास्त है, वज़ारत दिफ़ा की है, IB की है, पेमरा की है, PTI की है, शेख रशीद की है, MQM की है, इजाज़ुल हक की है, ये वापस ले लेंगे। ये कहेंगे हमें फ़ैसला आपका कबूल है, तो फिर क्या इस पर फर्दर प्रोसीड होगी? भाई, इस केस में ये सवाल भी हो सकता है, और ये सवाल होगा कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का 2019 में दिया गया, फरवरी 2019 में दिया गया, कतई नज़र इस पर नज़रसानी आई है, सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी करने जा रही है, नहीं करने जा रही, लेकिन अगर ये वापस ले लेते हैं
तो अदालत ये सवाल पूछेगी ना कि हमारा तो फिर फैसला हातमी हो गया, आप नजरसानी वापस ले रहे हैं, तो फिर ये बताएं कि 2019 से लेकर आज तक 4 साल गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक क्या अमल दरामद हुआ? जिन लोगों ने मजहबी मुनाफरत फैलाई, जिन लोगों ने मजहबी जज्बात फैलाने वाली तकरीरें की, जिन इदारों ने अपना काम नहीं किया, जिन लोगों ने अपने हल्फ के बरक्स जाके सियासी जो है वो सरगर्मी में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? तो अदालत ये सवाल पूछेगी। इसी पे चीखें निकलनी है और इसी पे चीखें निकल रही हैं। कहा जा रहा है कि हम ख्याल बेंच बना दिया है। भाई ये जो हम ख्याल बेंच बना है, ये काजी साहब ने अकेले नहीं बनाया, ये काजी साहब ने मुशावरत के साथ बनाया है। फुल कोर्ट का क्या फ़ैसला है? फुल कोर्ट में काजी फाइज़ साहब ने यही फैसला दिया था कि जब तक प्रैक्टिस एंड का फैसला नहीं हो जाता, मैं जो बेंच भी तश्कील दूंगा, केसेस की जो भी फिक्सेशन करूंगा, मैं सरदार तारिक मसूद साहब के साथ और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ मुशावरत के साथ तश्कील दूंगा। तो ये जो बेंच बना है, ये एजाजुल एहसन साहब, सरदार तारिक मसूद साहब की ना सिर्फ मुशावरत से बना है, उनके सामने लगा है और फिर ये केस उनकी मुशावरत के साथ फिक्स किया गया है। यानी कि काजी फाइज़ साहब ने चीफ जस्टिस होते हुए अकेले फैसला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को शामिल करके फैसला किया है। और इसके हवाले से कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और एक और बड़ी ख़बर भी है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, वो ख़बर भी आपके साथ इंशाल्लाह अगले वीडियो लॉग में शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।